ये एक अजीबोगरीब कहानी है जिसमें मरे हुए लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। किसी का मानना है कि यही मुर्दे दुनिया को बचाएंगे। आखिर ये क्या था और कैसे कोई मर के जिंदा हो सकता है। मूवी की शुरुआत 21 दिसंबर 1999 फ्लोरिडा के रिटायर्ड FBI एजेंट रेमंड क्राउस से होती है। रेमंड की मौत हो चुकी है और उनका अंतिम संस्कार दिखाया जा रहा है। रेमंड की वाइफ गम में डूबी हुई है। उन्हें अपने हस्बैंड की मौत का कारण समझ नहीं आ रहा था। उन्हें हौसला देने के लिए कई लोग आए थे। आखिर में एक अजीबोगरीब आदमी आया जिसका नाम मार्क जॉनसन था। जॉनसन ने रेमंड की वाइफ से कहा कि अब उनके हस्बैंड को शांति मिल गई है। अगले दिन रेमंड को दफना दिया गया। जब सभी लोग चर्च से चले गए तो रात को जॉनसन, जो उसी चर्च में कहीं छुपा हुआ था, ताबूत के पास आया और उसे खोल दिया। उसने जो देखा वो चौंकाने वाला था। रेमंड की लाश सड़ चुकी थी। शायद उन्हें मरे हुए काफी समय हो गया था। जॉनसन अपने आप कुछ बड़बड़ा रहा था मौत और जिंदगी को लेकर। उसने रेमंड की टी-शर्ट उतार दी और अपनी भी। फिर उसने रेमंड के हाथ में एक सेलफोन थमा दिया और ताबूत को वापस बंद कर दिया। अगले दिन रेमंड को दफना दिया गया। अब एक हफ्ते बाद हम जॉनसन को रात के समय उसी कब्रिस्तान में देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठा था और रेमंड की कब्र को और अपने पास रखे एक सेलफोन को देख रहा था, मानो जैसे मरा हुआ रेमंड अभी उसे कॉल करेगा। लेकिन असल में जॉनसन ने अपना नंबर डायल पर छोड़ दिया था। अगर रेमंड के हाथों में हलचल हुई तो कॉल लग जाएगी और जॉनसन को पता चल जाएगा कि वो जिंदा है। कुछ देर बाद ऐसा ही होता है। जॉनसन को इशारा मिल गया। एक शावर लिए वो उस कब्र के पास जाता है। उस रात बारिश हो रही थी। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पुलिस को ये खबर मिल चुकी थी कि किसी ने रेमंड की लाश कब्र से निकाल लिया है। FBI भी इस केस में अपनी दिलचस्पी दिखाती है क्योंकि रेमंड भी FBI का ही एजेंट रह चुका है। एजेंट स्काइली क्राइम सीन पर आती है, जहाँ पर एक डॉक्टर बताता है कि वो आदमी मर चुका था। मैंने अच्छी तरह से जांच की थी। मैंने ये अफवाह सुनी है कि लोग मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं कि मैंने एक जिंदा आदमी को दफना दिया है, तो ये सच नहीं है। स्काइली उसे समझाती है कि ठीक है, हम पता लगा रहे हैं। एजेंट मोल्डर पहले से ही वहाँ मौजूद था, जो कब्र के अंदर उस ताबूत की जांच कर रहा था। स्कॉली को पूछने पर डॉक्टर बोलता है कि चोरी के साथ साथ एक और दिलचस्प बात है। ताबूत को अंदर से भी खोलने की कोशिश की गई थी। शायद लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं वो सच हो सकता है डॉक्टर ने सचमुच में जिंदा इंसान को मृत घोषित कर दिया हो। केस अजीब था क्योंकि सिर्फ रेमंड ही कब्र से नहीं निकला था, बल्कि किसी ने उसे निकालने में मदद भी की थी। सभी सबूतों को सामने रखते हुए मोल्डर कहता है कि एक ही इंसान ने इस कब्र को खोदा है, क्योंकि पिछली रात बारिश हो रही थी तो ज्यादातर सबूत, पैरों के निशान और फिंगरप्रिंट्स मिट चुके हैं, इसीलिए उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी। स्कॉली एक शक करने वाली महिला है, इसीलिए उसे ये तो नहीं लग रहा था कि मुर्दा जिंदा हो चुका है। उसका मानना था कि शायद किसी ने ये सब पब्लिसिटी के लिए प्लान किया है। उसका कोई और मकसद भी हो सकता है, मगर मरे हुए लोग जिंदा तो नहीं होते हैं ना। बातें करते समय मोल्डर का ध्यान जमीन पर जाता है, वहीं खून से बना हुआ एक सर्कल। इसके बाद हम मोल्डर, स्कॉली और बाकी एजेंट्स को FBI के हेडक्वार्टर में देखते हैं। वो लोग इस केस को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि रेमंड भी FBI में रह चुका था। उसके काफी रिकॉर्ड्स थे उनके पास। रेमंड की वाइफ थी मगर बच्चे नहीं थे। अपने कैरियर में आज तक उसने किसी को नहीं मारा था, मतलब कि उसके कोई दुश्मन भी तो नहीं हो सकते। इनके रिकॉर्ड्स में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था। मगर एक बात जो इन्हें सोचने पर मजबूर करती है वो ये है कि रेमंड ने अपनी जान ले ली थी, जहां बाकी सबको ये लग रहा था कि ये चोरी हो सकती है, किसी की शरारत, या जैसे कि स्कॉली ने कहा कि किसी ने पब्लिसिटी के लिए किया होगा। एजेंट मोल्डर अपनी राय देता है, बताता है कि वही निशान जादू टोने की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुर्दों को जिंदा करने के बहुत से किस्से कहानियां मशहूर हैं। हो सकता है किसी पागल सन के इंसान ने कोशिश की हो। स्कॉली पूछती है कि चलो मान लिया कोई शैतान का पुजारी इस रिचुअल को करना चाहता था और उसने किया भी, तो उसने सिर्फ रेमंड को ही निशाना क्यों बनाया? ऐसे तो बहुत से लोग मरे होंगे। इसका जवाब मोल्डर के पास नहीं था। खैर, डायरेक्टर मिज बाकी सबको बाहर भेज देते हैं। मोल्डर और स्कॉली को एक राज की बात बताते हैं। रेमंड की तरह 3 और FBI एजेंट्स ने भी सुसाइड किया था और उनकी लाशों को भी कब्र से निकाला गया था। ठीक वैसे ही खून का सर्कल हर एक के कब्र के पास बन चुका था। अब मिलेनियम नाम का एक कल जो इस तरह की बातों पर विश्वास रखते थे, जैसे मरे हुए लोगों को जिंदा करना, कयामत का दिन और इंसान का पृथ्वी से खत्म होना, ये खुफिया संगठन था जिसके बारे में बस थोड़ी ही जानकारियां इन्हें मिली। हो सकता है कि ये काम उनका हो। स्कॉली और मोल्डर को बताया जाता है कि वो इन बातों को अभी के लिए बाकी सबसे छुपा के रखे। अब चूंकि मोल्डर को क्लू मिल गया था, इसीलिए वो और स्कॉली एक मेंटल इंस्टीट्यूट जाते हैं। वहीं वो एक एजेंट फ्रैंक से मिलते हैं। फ्रैंक की अपनी ही अलग कहानी है। उसे बुरे लोगों के बारे में पहले से ही पता होता था, यानी भविष्य की एक झलक देखना।
अपनी इन शक्तियों की वजह से उसने काफी केसेस सॉल्व किए थे, मगर अब वो रिटायर हो चुका था और वो इस हॉस्पिटल में रहता है क्योंकि अपने इस काम की वजह से उसकी वाइफ मारी गई थी और वो अपनी बेटी से भी दूर है और अपनी बेटी की कस्टडी अभी तक उसे नहीं मिली थी। स्कॉली और मोल्डर केस को लेकर उससे मदद मांगते हैं, मगर वो मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है। हालांकि वो उसे बोलता है कि हमारे 4 एजेंट्स को कब्रों से निकाल लिया गया है, हमारा शक मिलेनियम कल्ट पर है और आपने इन पर काफी रिसर्च की है। मैं इस कल्ट के बारे में और जानना चाहता हूँ, मगर वो मदद नहीं करता। मजबूरन स्कॉली और मोल्डर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जॉनसन को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में रेमंड की लाश ले जा रहा था। शाम को उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। टायर बदलने के लिए जब वो रुकता है तो एक पुलिस वाला वहाँ आता है। पहले तो वो पूछता है कि सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तब जॉनसन मना करता है। तभी उसे पुलिस वाले को बदबू महसूस हुई। वो आसपास देखता है। जॉनसन बोलता है कि शायद यहाँ कोई जानवर मरा होगा, मगर तभी ऑफिसर का ध्यान गाड़ी पर जाता है। वो जल्दी से अपनी गन निकालता है और जॉनसन को पीछे हटने के लिए बोलता है। जॉनसन अपनी जेब से नमक निकालता है और वो फिर से वही शब्द अपने साथ बड़बड़ाने लगता है। जैसे ही ऑफिसर डिग्गी खोलता है, वही मौजूद अधमरा रेमंड उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ से फिर से सीन कट होता है। अगले दिन उसी क्राइम सीन पर मोल्डर और स्कॉली पहुंचते हैं। वही नमक देखकर मोल्डर समझ जाता है कि वो जादूगर यहीं कहीं आसपास था। नमक से बना हुआ दायरा देखकर मोल्डर स्कॉली को समझाता है कि ये सिर्फ एक इंसान को सुरक्षित रख सकता है, मतलब कि यहाँ कुछ हुआ और अपनी सुरक्षा के लिए उसने ये सर्कल बनाया। वो अपना बचाव जानता है। खून दिखाई देता है, मगर कोई लाश या जख्मी इंसान उन्हें नहीं मिलता। आसपास अच्छी तरह से छानबीन करने पर इन्हें कल रात मरे हुए ऑफिसर की लाश मिलती है। उसे जमीन में गाड़ दिया गया था और मुंह को स्टेपल किया गया था। खैर, मोल्डर को उसके मुंह में कागज का एक टुकड़ा मिलता है जिस पर बाइबल के कुछ शब्द लिखे थे। इस हादसे के बाद मोल्डर और स्कॉली एक बार फिर से फ्रैंक के पास जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें यकीन आ चुका था कि ये काम मिलेनियम संगठन का है, तो स्कैली फ्रैंक को बोलती है कि तुम्हारी बेटी की कस्टडी तुमसे छीन ली जाएगी, पर अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। खैर, मोल्डर उन्हें किसी तरह तो मना लेता है। फ्रैंक बोलता है कि द बुक ऑफ रेवोल्यूशन में दुनिया के अंत के बारे में बताया गया है। मिलेनियम कल्ट को इस सब पर विश्वास था। इस कल्ट में 4 लोग थे, वही 4 FBI एजेंट। इन सभी ने अपनी मर्जी से खुद को खत्म किया, यानी सुसाइड किया। ये एक रिचुअल है क्योंकि ये फिर से जिंदा हो जाएंगे और ये सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद वो सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और दुनिया का अंत होगा। तुम जिसे जादूगर कहते हो, वो इंसान अभी इस प्रक्रिया को कर रहा है। वो एक धार्मिक इंसान है और उसे लगता है कि उसे ईश्वर ने भेजा है इस काम के लिए। रिचुअल को पूरा करने के लिए उसे समय चाहिए। सिर्फ 1000 साल में एक बार ही ये रिचुअल हो सकता है और 2 दिन में नया साल शुरू होगा। ये लोग जो दोबारा जिंदा हो चुके हैं, अगर ये किसी आम इंसान को मार दे तो मरने के बाद वो भी जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब कि जिस पुलिस वाले को मारा गया है वो कुछ ही घंटों में फिर से उठ खड़ा होगा। ये आदमी एक वीरान इलाके में है। उसने अपने घर के चारों ओर फेंस लगाई हुई है। अगर उसे ढूंढ लिया जाए तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। मोल्डर और स्कॉली को काफी मदद मिलती है। मोल्डर उस इंसान को ढूंढने अकेले ही मैरीलैंड के लिए निकल गया, मगर जाने से पहले वो स्कॉली को बोलता है कि जिस ऑफिसर की लाश हमें मिली, पोस्टमार्टम वाले को बोल दो कि उसे हाथ न लगाए। मगर देर हो चुकी थी। जो लड़की उसकी ऑटोप्सी कर रही थी, उसे स्कॉली की कॉल बाद में आई। तब तक उसने लाश के मुंह को खोल दिया था जिसमें ढेर सारा नमक था। स्कॉली उसे बोलती है कि लाश की ऑटोप्सी रोक दो। जब तक वो समझ पाती, वो मरा हुआ इंसान फिर से जिंदा हो गया। वो लड़की पर हमला करता है। स्कॉली वहीं पहुंच जाती है और देखती है कि वो लड़की काफी जख्मी हो गई है। इससे पहले कि स्कॉली उसकी मदद करती, वो पुलिस ऑफिसर स्कॉली पर ही हमला करने के लिए बढ़ता है। स्कॉली गोलियां चलाती है, मगर उससे ऑफिसर पर कोई असर नहीं होता। वो गिर जाती है। वहीं जॉनसन भी था, उसके हाथ गन लग गई थी। अब यहाँ से एक बार फिर से सीन कट होता है, लेकिन स्कॉली के साथ क्या हुआ ये नहीं पता चलता। मगर कुछ घंटे बाद जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, तब हम डायरेक्टर मिच को देखते हैं जो स्कॉली को देखने आया था। स्कॉली जिंदा थी। वो बोलती है कि अजीब बात है, वो ऑफिसर मर चुका था मगर वो फिर से जिंदा हो चुका था। मैंने कई गोलियां चलाई मगर उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो आदमी जिसे मोल्डर जादूगर बोल रहा है, वो भी यहाँ था। उसने मेरी जान बचाई और ऑफिसर के सर पर गोली मार दी, जिससे वो खत्म हो गया। मिच मोल्डर के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है। हम उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर वो हमें नहीं मिल रहा। असल में मोल्डर मैरीलैंड गया था सस्पेक्ट की तलाश में, जैसा कि फ्रैंक ने बताया था, और उसे उसका ठिकाना मिल भी जाता है। चारों तरफ फैस थे। वहीं उसे कुछ नमक मिलता है जिसे वो अपनी जेब में भर लेता है। फिर मोल्डर चुपके से जॉनसन के घर में घुस जाता है। घर अजीब था। हर तरफ जानवरों की छोटी छोटी स्टैचूज बिखरी हुई थी। फिर उसे तहखाने का दरवाजा मिला। जैसे ही वो जांच के लिए तहखाने में गया, जमीन से लोग बाहर आ गए, यानी वही लोग जो पहले मर चुके थे और अब जिंदा हो गए हैं। उन्होंने मोल्डर पर हमला किया।
इसी बीच जॉनसन भी घर वापस आता है। अब इससे पहले कि मोल्डर उन आधे मुर्दे लोगों से भागता, जॉनसन ने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। जॉनसन को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर स्कॉली पर जाता है। दूसरी तरफ हम स्कॉली को देखते हैं। वो मोल्डर का पता लगाने के लिए फ्रैंक से मदद मांगने जाती है, क्योंकि सच तो ये था कि मोल्डर का कहीं पता नहीं चल रहा था। वो मैरीलैंड में था और उसे ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि यह बहुत बड़ा इलाका था। फ्रैंक स्कॉली को जॉनसन का पता नहीं देता, मगर खुद वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। अब कहानी मोल्डर पर आती है। वो उस तहखाने में बुरी तरह फंसा हुआ था। उसका एक हाथ भी जख्मी हो गया था, लेकिन यहाँ आने से पहले उसने अपनी जेब में भरे नमक से अपने चारों ओर एक घेरा बना लिया था, जिस वजह से वो मरे हुए लोग उसे नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे थे। फिलहाल के लिए वो जिंदा था, लेकिन उसके हाथ से काफी खून बह रहा था। अगर ये यूं ही चलता रहा तो उसकी भी जान खतरे में आ सकती थी। कुछ घंटों बाद फ्रैंक खुद वहीं आता है। फ्रैंक जॉनसन को बोलता है कि असल में वो कल्ट के हर सदस्य को जानता था। उसने इन लोगों की काफी मदद की थी, लेकिन जब उसकी वाइफ की मौत हो गई और दुनिया के खत्म होने की बात सामने आई तो फ्रैंक उनसे अलग हो गया और उसने खुद से वादा किया कि वो इस सब के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। जॉनसन उसकी वापसी से खुश होता है, क्योंकि फ्रैंक ने भविष्य की एक झलक दिखाई थी, जिसमें इंसानों का कोई अच्छा भविष्य नहीं है, सिर्फ दर्द है और दुनिया का अंत या इंसानों की मौत ही जॉनसन के लिए एक आज़ादी की तरह है। वो सोचता है कि इससे इंसान आज़ाद हो जाएंगे। जॉनसन उसे बताता है कि एक पुलिस वाला है जो तहखाने में बंद है, हमें उसे वहाँ से निकालना होगा। वो फ्रैंक को एक बंदूक देता है। जैसे ही वो बंदूक लेता है, फ्रैंक जॉनसन को पकड़ लेता है। वो मोल्डर की मदद करने के लिए नीचे जाता है। मोल्डर अभी भी जिंदा था, लेकिन बहुत घायल था। मरे हुए लोग फ्रैंक पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन स्कॉली ने फ्रैंक की कॉल को ट्रैक कर लिया और इस लोकेशन का पता लगा लिया था। जब मोल्डर और फ्रैंक दोनों की जान खतरे में थी, स्कॉली वहाँ ठीक समय पर पहुँच जाती है। वो असल में उन सभी मरे हुए लोगों को मार देती है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है और नया साल शुरू होने वाला था। अगर मोल्डर और स्कॉली ने ये सब ना रोका होता तो दुनिया का अंत हो जाता। इसके बाद जॉनसन को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। फ्रैंक को उसकी बेटी की कस्टडी मिल गई। सभी लोग क्रिसमस मना रहे थे। फ्रैंक स्कॉली और मोल्डर का शुक्रिया अदा करता है और अपनी बेटी के लिए वो वहाँ से चला जाता है। अंत में स्कॉली और मोल्डर एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूले कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।